स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नेट पर। बात कर रहे हैं यहाँ पर कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की, जिसमें हम बात कर रहे थे किसी कौन से विभाजन की, याद करिए जल्दी से, अर्धसूत्री विभाजन की। ठीक है, तो बेटा जी आइए बात करते हैं आज भी किस चीज की हमारा चल रहा है, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। एक ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होने वाली है आधी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज का लेक्चर माथा हिलाने वाला है। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों का माथा हिल जाता है, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट वीक है। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने पुराने सारे लेक्चर देख रखे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन भैया अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे और फिर आप होप करें कि आपको समझ में आ जाए, कतई समझ में नहीं आने वाला। तो वो बच्चे, मैं साफ साफ बोल देता हूं बच्चों को जिन्होंने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, अगर आप ये सोचें कि आपको समझ में आ जाएगा तो ये आपकी ना समझी होगी, क्योंकि पुरानी चीजों से संबंधित चीजें होंगी जो आज समझानी पड़ेंगी, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, लास्ट में लेकर आऊंगा क्विज। आइए स्टार्ट करते हैं। कोशिका विभाजन, लेकिन इस बार कौन सा कोशिका विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, आप मुझे बताएं इस अर्धसूत्री विभाजन जो है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था बेटा, ये जो अर्धसूत्री विभाजन है बच्चों, इस अर्धसूत्री विभाजन को किसने देखा था, को किसने डिटेल में समझाया था, को किसने नाम दिया था? आपको याद आ रहा है? फार्मर और मूरे, बोले तो नहीं, फार्मर और मूरे ने नाम दिया था। ठीक है, पूरी सारी अभिक्रिया को समझाया किसने? स्ट्रासबर्गर ने। देखा किसने था? वीजमैन ने। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बार-बार लिखने का कोई वो नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, स्टार्ट कैसे करते हैं आइएगा समझिएगा। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, इतनी सारी अवस्थाएं यहां पर दिखा रखी हैं, आप बोलेंगे सर ये क्या-क्या है? बताऊं, तसल्ली रखना, सारी चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतनी सी बात मैं आपको बोलने वाला हूं, क्या कि बेटा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, इस अर्धसूत्री विभाजन को मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नाम दिया जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, ध्यान से सुनना, ये जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। ये जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर दूसरा बिंदु लिखा है, यानी दो बिंदु लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब ये जो बिंदु है, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। आपने बोला ना सर एनसीईआरटी लाओ, लाया, दूसरा बिंदु भी लाया, लेकिन ये समझ में कब आएंगे? जब इनको समझाऊंगा। आइए पहले समझते हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, कहां होता है और क्यों होता है, ये दो प्रश्न है। कौन सी कोशिकाओं में होता है और क्यों होता है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिका में होता है। ये आप जानते हैं, द्विगुणित कोशिका में होता है मेरे भाई, ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है, अब क्यों होता है ये वाला बताना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया सर द्विगुणित कोशिका है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये मान लेते हैं द्विगुणित कोशिका है। सर ये द्विगुणित कोशिका, तो द्विगुणित का मतलब समझ में आता है ना, दो बाल्टियां, याद है ना? बाल्टियां भूले तो नहीं है ना, याद है ना? तो द्विगुणित कोशिका जिसमें जब अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है, पूरा, मेरे शब्दों को गौर से सुना करें, प्रश्नों को गौर से देखा करें, जो बताता हूं उसको गौर से सुना करें। ठीक है, और दोनों ही चीजों में अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल किया करें। तो अर्धसूत्री विभाजन जब इस द्विगुणित कोशिका में पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो चार कोशिकाएं बनती हैं और चारों होती हैं अगुणित। लगभग पहले की बात बता रहा हूं, आज से करीबन 1-2 साल पुरानी बात है। एक बच्चे को पढ़ा रहा था, उस बच्चे ने बोला सर ये दो गोले क्यों कर रहे हो? सर ये गोले गोले क्या हैं? मैंने कहा धन्य हो प्रभु, पूरी रामायण गा दी और लास्ट में तुम पूछ रहे हो सर सीता कौन था? ये भी नहीं सीता कौन थी, सीता कौन था, ऐसे क्वेश्चन ना पूछेगा। सिंपल सी चीज है, ये कोशिका है और ये उसका केंद्रक है, और उस केंद्रक में दो सेट मिल रहे हैं किसके? गुणसूत्रों के। टू मतलब दो, एन मतलब गुणसूत्रों के सेट। कितने सेट? दो सेट। समझ में आ गया? तो अर्धसूत्री विभाजन जब पूरा हो जाता है तो चार क्या बनती है? अगुणित कोशिका। तो ये तो समझ में आ गया सर अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो द्विगुणित कोशिका में होता है। आप ये बताइए क्यों होता है? क्यों होता है? ये किस लिए होता है? क्या कारण है इसके होने का? मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं बेटा। हमारी बात करते हैं, मनुष्यों की बात करते हैं बेटा। मेरा निर्माण, आपका निर्माण, हम सभी का निर्माण किससे? हमारे मम्मी पापा से, है ना? अब जरा सोचिए, मान लेते हैं ये मम्मी का शरीर है, ये पापा का शरीर है। सुनना, समझना, ध्यान से सुनना। ये मम्मी का शरीर है, ये पापा का शरीर है। मम्मी पापा, ये मम्मी का शरीर है, ये पापा का शरीर है। मेरी मम्मी के शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें 46 गुणसूत्र हैं, मेरे पापा के शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें 46 गुणसूत्र हैं। ठीक, सिंपल। अब आप मुझे बताएं इन दोनों से मेरा निर्माण होने वाला है। आप अपना हिसाब से अपना एग्जांपल ले लेना, है ना? किसका निर्माण होने वाला है? एक नई संतान का निर्माण होने वाला है। और उस संतान में भी मेरे प्यारे बच्चों कोशिका में 46 गुणसूत्र होंगे। कितने होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कैसे? मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, सोचो, दिमाग लगाओ। हमारे अंदर मनुष्यों की अगर बात करें बेटा, तो मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है। ये तो आपको समझ में आता है ना, लैंगिक जनन एक ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? युग्मक। तो देखिए, मम्मी से एक कोशिका बनी, पापा से एक कोशिका बनी, और इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया है युग्मक। क्या नाम दिया? युग्मक। पापा से जो युग्मक बना उसका नाम है शुक्राणु, मम्मी से जो युग्मक बना उसका नाम है अंडाणु। सोच समझ कर मुझे बताना, अगर इस अंडाणु में 46 होते, शुक्राणु में 46 होते, तो दोनों से जो कोशिका बनती, जिसे हम युग्मनज बोलते हैं, कितने होते? आप तो बोलते सर 92 होते, नहीं होते? होते ना, लेकिन युग्मनज में कितने होते हैं? 46 होते हैं मेरे भाई। अब आप मुझे बताएं, इस युग्मनज में अगर 46 हैं तो अब ऐसी बात है, शुक्राणु से कितने आए होंगे, अंडाणु से कितने आए होंगे? तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। शुक्राणु में भी कितने होंगे मेरे भाई? 23 होंगे, और अंडाणु में भी कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 23 होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, मेरी मम्मी के शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें 46 गुणसूत्र, लेकिन उन्हीं 46 गुणसूत्र वाली कोशिका, किसी कोई कोशिका ने कहीं ना कहीं अर्धसूत्री विभाजन करके क्या कर दिया? गुणसूत्रों की संख्या करी है आदि। क्यों? क्योंकि कराना है लैंगिक जनन, क्योंकि बनाना है युग्मक, क्योंकि बनाने हैं गैमेट्स। आया समझ में? और गैमेट्स हमेशा याद रख लेना, भूल मत जाना अपने जीवन काल में कभी भी, क्या? गैमेट्स, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। लिख लीजिए इसको, क्या? युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। अब आप मुझे बताएं, युग्मक अगर अगुणित है और शरीर के अंदर जो कोशिका है वो द्विगुणित है, तो द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनाने के लिए कौन सा विभाजन होगा? आप सीधा बोलेंगे सर अर्धसूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्रों की संख्या को आधा करना पड़ेगा। तो प्रभु जरा सोचो, बालक जरा सोचो, महाराज जरा सोचो कि अर्धसूत्री विभाजन क्यों कराया, इसलिए कराया? अरे बाबू युग्मक बनाने हैं, बाबू लैंगिक जनन कराना है। भैया लैंगिक जनन कराने के लिए युग्मक बनाने पड़ते हैं, और युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। और कोशिका अगर द्विगुणित है तो अगुणित बनाने के लिए भैया अर्धसूत्री विभाजन तो कराना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर है? तो क्यों होता है ये समझ में आ गया, किसमें होता है ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे भैया कैसे होता है। तीन ही तो चीजें बस, किसमें होता है? इसमें होता है, इन कोशिका में। क्यों होता है? सब लैंगिक जनन कराना था, सब युग्मक बनाने थे, युग्मक अगुणित होते हैं।
ठीक है, इसलिए क्यों होता है ये पता लग गया, किसमें होता है ये पता लग गया, अब कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं ना। लेकिन उससे पहले ये एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं एक बार तो देख लो एक बार फटाफट, तुरंत क्या लिखा हुआ है, लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, नहीं होता, शुक्राणु और अंडाणु क्या दो युग्मक है, इन दोनों का क्या होगा, संयोजन होगा, यानी जुड़ेंगे, है ना, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। अब जरा सोचिए, अगुणित गुणसूत्र जो है n, उसका एक समूह मिल रहा है, एक बाल्टी मिल रही है, ऐसे शुक्राणु में एक बाल्टी, बाल्टी याद है ना, जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखा उनको नहीं समझ में आने वाला, बाल्टी का मीनिंग समझ में आता है ना मेरे भाई, बाल्टी बताई थी ना, एक बाल्टी जिसमें कई सारे गुब्बारे हैं, एक सेट है किसका, गुणसूत्रों का, क्या कहलाएगा, अगुणित। ऐसे ही एक और सेट है गुणसूत्रों का, क्या कहलाएगा, अगुणित। दोनों को जब जोड़ दूंगा एक कोशिका में तो वो कोशिका क्या कहलाएगी, द्विगुणित, बताया है आपको, ठीक है। तो बेटा जी युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित गुणसूत्रों से बने होते हैं, ठीक है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है, मैंने आपको बता दिया, ये जो युग्मक है इनका निर्माण किससे होगा, द्विगुणित कोशिका से होगा, और ये जो विभाजन जो होगा, इस विभाजन में कहीं ना कहीं अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, इस विभाजन को हमने बोला अर्धसूत्री विभाजन। प्रभु समझ में आ गया, एनसीईआरटी बोला था आपने, आई होप अब तसल्ली मिल गई होगी, शांति मिल गई होगी। अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी चल लेना, आपके हिसाब से मैं बिल्कुल चल रहा हूं, लेकर आया हूं एनसीईआरटी। दूसरा बिंदु भी देखिए फटाफट, कहीं ना कहीं लिखा है पादप और प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। बताएं क्या ये सिंपल सी बात समझ में आई है क्या, अगुणित युग्मक उत्पन्न कर दिए, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, हैप्लॉइड गैमेट, अगुणित युग्मक पैदा कर दिए, ठीक है, क्या करके, अर्धसूत्री विभाजन। डनाडन टन, क्लियर है, कंफ्यूजन, चलें आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा जी, अर्धसूत्री विभाजन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको पढ़ने से पहले ये भी बताऊंगा, उनको पढ़ने से पहले एक ना मैं एक जैसे होता है ना मूवी का ट्रेलर होता है ना, ऐसे मैं अर्धसूत्री विभाजन का पूरा प्रक्रिया बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे याद करिए मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था, मैंने समसूत्री और अर्धसूत्री में सीधा विभाजन बता दिया था, क्या डिफरेंस है, कांसेप्ट बता दिया था, प्रिंसिपल बता दिया था, मतलब खत्म ही कर दिया था उस समय चैप्टर को, मेन जो चीज दोनों के बीच में डिफरेंस क्या बता दिया था ना। अब यहां पर उसी तरीके से अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या होने वाला है मैं आपको समझाता हूं, देखना बच्चों ध्यान से सुनना। देखिए ये एक कोशिका है बच्चों, पूरी फूली हुई कोशिका है, बड़ी कोशिका है, जिसमें 46 गुणसूत्र है। हमारी बात कर ध्यान से सुनना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बस मैं अपनी, हमेशा हर एग्जांपल को अपने ऊपर लेना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी कोशिका में 46 गुणसूत्र, मैं इसके अंदर कराना चाहता हूं अर्धसूत्री विभाजन। आप मुझे बताएं ये कोशिका में 46 गुणसूत्र है, कहीं ना कहीं कोई छोटी कोशिका बनी होगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना। ये कोशिका में अगर आप विभाजन कराने वाले हो, विभाजन ई स्टार्ट कराने वाले हो प्यारे बच्चों, ध्यान से सोचो, जो सीरियसली सुन रहे हैं उनको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा चैप्टर नहीं ध्यान से सुना उसके ऊपर से जाएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूं फिर से। ये कोशिका जिसमें विभाजन आप स्टार्ट कराने वाले हो, जरा याद करिए चैप्टर के पहले दिन जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था कोशिका विभाजन क्यों करती है, बताया था ना। यहां पर आप इसमें विभाजन कराने वाले क्यों कराने वाले, क्योंकि ये बहुत फूल चुकी है, इसने पूरी वृद्धि कर ली है ना, यानी अगर इसने वृद्धि कर ली है तो कहीं ना कहीं जिस कोशिका से करी होगी उसमें 46 गुणसूत्र है ना। अब ये छोटी कोशिका, ध्यान से सुनना, ये छोटी कोशिका और एक और छोटी कोशिका है। आप मुझे बताएं एक बड़ी सी कोशिका थी जिसमें 46 गुणसूत्र थे, जिसने विभाजन किया। थोड़ा सा पीछे लेकर चल रहा हूं मेरे भाई, देखो ये कोशिका एक, ध्यान से सुनना, ये है एक कोशिका एक जिसमें है 46 गुणसूत्र मेरे अंदर। इस कोशिका ने विभाजन करा, यानी इसके अंदर हो गई एम अवस्था, याद आ रही है, एम अवस्था हो गई पूरी, याद आ रहा है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हो गया पूरा, दो कोशिका बन गई। इनको मैंने बोला संतति कोशिका, मान लो ये बी कोशिका है, ये कोशिका कौन है, एक जनक कोशिका, ये दो पुत्री कोशिका है, बी कोशिका, ठीक। इनमें से मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूं, ऐसे ये भी आगे जाकर वृद्धि करी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो ये वाली इसने वृद्धि करी कि नहीं करी, आप बोलिए हां सर करी। अब जब वृद्धि करी तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, आपको यहां से यहां गुणसूत्रों की संख्या आपको समान दिख रही है कि आधी दिख रही है, आप बोलिए सर समान दिख रही है, तो प्रभु जरा जल्दी से मुझे बताओ कौन सा विभाजन है, क्या ये यहां से यहां अर्धसूत्री है कि समसूत्री है, बोलिए सर समसूत्री, मैं बिल्कुल बोलूंगा हां मेरे भाई समसूत्री है। आंख कान नाक गला मुंह जो भी खोलकर बैठना सब खोलकर बैठे, लेकिन इसका इस्तेमाल जरूर करते रहिएगा आज के लेक्चर में, क्योंकि भारी पड़ने वाला। मैं फिर बोल देता हूं आपको, इस लेक्चर को बार बार दोहराना पड़ेगा आज, जैसे हम एक ही गाने को कई बार दोहराते हैं। सोचो एक बार में गाना सुनते ही आपको याद हो जाता है कि नहीं ना, उसको कई बार रिपीट करते हो तब जाकर याद होता है ना। इस वाले लेक्चर को एक काम करना, 2 से 3 बार रिवाइज करना, अरे 100% समझ में आएगा, ठीक है। मैं फिर पहले ही बोल देता हूं, आज मैं जानबूझ के बार-बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये जो आज का जो लेक्चर है ये समझ में नहीं आने वाला है, और अगर आ गया भैया मेरी टोपी उतर जाएगी, यानी सैल्यूट है, हैट्स ऑफ है, ठीक है। और जिनको नहीं आया कृपया करके वापस से दोहराना, ठीक है। हां जी बेटा, ये एक कोशिका जिसमें हुआ समसूत्री विभाजन, 2 संतति कोशिका बनी, ये ए कोशिका और भैया ये बी कोशिकाएं हैं। बच्चों जरा जल्दी से मुझे बताओ, क्या हमने समसूत्री विभाजन नहीं देखा था, समसूत्री विभाजन में एम अवस्था करा दी पूरी, करा दी कैरियोकाइनेसिस करा दी, साइटोकाइनेसिस करा दी। आप मुझे बताओ यहां पर पूरे गुणसूत्र थे, पूर्ण थे, क्या इन कोशिकाओं में अर्ध गुणसूत्र हैं कि पूर्ण गुणसूत्र हैं, बताना जरा जल्दी से। गुणसूत्रों की संख्या तो समान है, लेकिन यहां पर पूर्ण गुणसूत्र थे, यहां पर क्या थे, अर्ध गुणसूत्र थे ना, याद आ रहा है, भूले तो नहीं। अब ये कोशिका किसमें जाएगी भैया, जीवन अवस्था में। मैं बोलूंगा उड़ी बाबा याद है, जीवन के बाद किसमें जाएगी सर, एस अवस्था में। और बाबू एस अवस्था में जरा सोचिए, यहां पर जो अर्ध गुणसूत्र होंगे, अब वहां पर वो अर्ध गुणसूत्र क्या पूर्ण गुणसूत्र में बदल जाएंगे, नहीं बदल जाएंगे, फिर पूर्ण गुणसूत्र में बदलने के बाद फिर G2 आएगी, और G2 के बाद लो जी बड़ी हो गई कोशिका। इस कोशिका में क्या मिल रहे थे, अर्ध गुणसूत्र मिल रहे थे, कितने 46। देखो मैं साफ साफ एक एक बिंदु बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर 46 अर्ध गुणसूत्र थे, पूर्ण नहीं थे, यहां पर क्या है, अब पूर्ण मिल रहे हैं। आप बोलिए कैसे हो गए, अगर आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं ना कैसे हो गए, रहने दो बेटा, क्लास अभी बंद करो। अगर आपका ये प्रश्न है ना कि सर यहां अर्ध गुणसूत्र थे, यहां पूर्ण कैसे हो गए, अगर आपका ये प्रश्न है कृपया करके अपना इस लेक्चर को बंद कर दो, तुमसे ना हो पाएगा, जाकर पोकेमॉन देख लो। ऑलरेडी बता दिया, इस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होएगा, अर्ध गुणसूत्र जो है उनकी कॉपी बनेगी, तो क्या हो जाएंगे, पूर्ण गुणसूत्र मिलेंगे, पूर्ण गुणसूत्र मिलेंगे, कितने 46। ये थी सीधी सी बात। अब हर कोई टीचर है ना यहां से इसके बाद की चीज स्टार्ट करते हैं, इससे पहले की तो बताता ही नहीं है। अरे वो भी तो विशेषता है ना मेरे भाई, कि ये जो कोशिका जिसमें आप अर्धसूत्री यानी मियोसिस विभाजन जो है वो स्टार्ट कराने वाले हो, वो स्टार्ट कराने से पहले ये तो बताओ ना हर बच्चे को कि ये जो कोशिका जिसमें आप अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट करने वाले हो, ये कैसे बनी, ये कैसे बनी साहब, ये छोटी कोशिका से बनी थी। ये छोटी कोशिका ने अंतरावस्था को पूरा किया और फिर पूरी कोशिका बनाई। ये छोटी कैसे बनी थी साहब, ये 2 कोशिकाएं, इससे पहले वाली जनक कोशिका से बनी थी, कौन सा, समसूत्री विभाजन से। डनाडन डन, क्लियर है। अब ये कोशिका में स्टार्ट होने वाला है क्या, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। चलें आगे। अब जरा सोचिए इस कोशिका में पूर्ण गुणसूत्र है कि अर्ध गुणसूत्र, आप बोलेंगे सर पूर्ण गुणसूत्र, आइए ध्यान से सुनिएगा। इसी कोशिका को बच्चों मैं यहां पर बना रहा हूं, देखिए ये कोशिका जिसमें 46 गुणसूत्र है, कितने हैं, 46। डनाडन डन, क्लियर है।
अब क्या होता है ना, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मियोसिस जो होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन जो होता है मेरे भाई, ये दो प्रकार का होता है। आप बोलेंगे क्या? दो भागों में बटा होता है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड, एक होता है अर्धसूत्री, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री प्रथम, और इसको हिंदी में बोलेंगे क्या? अर्धसूत्री द्वितीय। ठीक, आप बोलेंगे सर मैं फिर बोल रहा हूं मेरे भाई, तसल्ली रखना, दो लेक्चर होने दो, बस 2 लेक्चर होने दो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, मैं 10 बार रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पेशेंस, धैर्य रखिएगा। ठीक है, मैं फिर आप सभी से विनती कर रहा हूं पेशेंस रखना इस पूरे अर्धसूत्री विभाजन को समझने के लिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है मैक्सिमम बच्चों के, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला? मियोसिस विभाजन स्टार्ट कराने वाले इस कोशिका में जिसमें पूर्ण गुणसूत्र मिल रहे हैं, जो जिस कोशिका से बना था जिसमें अर्धगुणसूत्र थे। क्यों? क्योंकि ये छोटी कोशिका किससे बनी थी? एक पूर्ण गुणसूत्र वाली कोशिका से समसूत्री विभाजन से बनी थी। गुणसूत्रों की संख्या तो समान रही, लेकिन मात्रा आधी हो गई थी। उस मात्रा को हमने एस अवस्था में बढ़ाया था, मात्रा को हमने एस अवस्था में बढ़ाया था। संख्या वही थी, 40 यहां पर है, 40 यहां पर है, मात्रा आधी थी। अर्धगुणसूत्र थे, यहां पर क्या मिल रहे हैं? पूर्ण गुणसूत्र मिल रहे हैं। अब इस कोशिका में स्टार्ट करने वाले मियोसिस, मैंने बोला मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। अब क्या है सामने देखिएगा, देखिए ये एक कोशिका है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका है। ठीक है, या इसको ना मैं ऐसे दिखाता हूं, देखो पहले मैं इस तरीके से दिखाता हूं। ये एक कोशिका बच्चों जिसमें 46 गुणसूत्र हैं, समझना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, 46 गुणसूत्र है। ये सबसे पहले तुलना करना बेटा, तुलना करना। ये कोशिका सबसे पहले करती है कैरियोकाइनेसिस। क्या ऐसा कुछ डायग्राम मैंने पहले भी बनाया था, याद आ? ठीक है, कैरियोकाइनेसिस किया और फिर क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इस कोशिका से दो कोशिका बनी बेटा, और ये जो दो कोशिका इनमें गुणसूत्रों की संख्या है कितनी? 46 नहीं, कितनी? 23। आप बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, तो पहले जो बनाई थी उसको आपने एम अवस्था बोली थी ना। इस सर एम अवस्था जो आपने समसूत्री विभाजन में बताई थी, उसमें एम अवस्था में कहीं ना कहीं कोशिका में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो कोशिका बनती है, गुणसूत्र की संख्या समान होती है। भैया हम अर्धसूत्री पढ़ रहे हैं, तो अब ये एम अवस्था ना कहलाकर क्या कहलाएगी? मियोसिस फर्स्ट अवस्था। आया समझ में? नहीं आया? कोई टेंशन नहीं, अभी सिर्फ इतना सा, ये कोशिका जिसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है यानी अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, वर्ड क्या आ रहा है? विभाजन हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ और दो कोशिकाएं बना दी हैं, कैसी हैं? छोटी-छोटी हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये देखिए ये कोशिका थी, ये वाली थी ना, जिसमें कितने गुणसूत्र हैं? पूर्ण है ना। अब भैया इस कोशिका में हमने कराया क्या? अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान से सुनना, क्या कराया? मियोसिस फर्स्ट कराया। अब हिंदी में लिख रहा हूं अर्धसूत्री प्रथम, इतना तो समझ में आता है, इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री प्रथम कराया। अब ध्यान से सुनना, तुलना करना। आपने यहां से यहां तक की अवस्था को क्या बोला था? याद करिए, यहां से यहां तक की अवस्था को समसूत्री विभाजन में क्या बोला था? एम अवस्था बोला था, माइटोसिस बोला था, मल्टीप्लिकेशन बोला था, गुणन बोला था, विभाजन बोला था, नहीं बोला था ना। अब यहां पर आप क्या बोल रहे हो? एम ना बोलकर क्या बोल रहे हो? M1 बोल रहे हो। M1 का मतलब मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट बोल रहे हो, अर्धसूत्री प्रथम बोल रहे हो। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहां से यहां तक में क्या डिफरेंस है? देखिए मामूली सा इतना सा डिफरेंस है कि यहां पर याद करिए कैरियोकाइनेसिस की कितनी अवस्था थी? 4 थी ना। कौन सी थी? आप बोलेंगे सर प्रोफेज थी। पहली कौन सी थी? प्रोफेज। यहां पर वर्ड आ रहा है प्रोफेज 1। यहां थी मेटाफेज, यहां है मेटाफेज 1। वहां थी एनाफेज, यहां है एनाफेज 1। वहां थी टीलोफेज, यहां है टीलोफेज 1। ठीक है, इतना सा डिफरेंस समझ में, बस 1 1 1 1 जोड़ दिया। ठीक है, अभी तो आगे आने वाली चीज बहुत भारी होने वाली है, अभी सिर्फ इतना सा आया समझ में। करा दिया विभाजन, कौन सा विभाजन? समसूत्री प्रथम करा दिया। अब आप मुझे बताना बेटा, अगर आपने आज से पहले जब इस चैप्टर का मैंने आपको कांसेप्ट बताया था, आज से लगभग 3 लेक्चर पहले जब मैंने आपको इस चैप्टर का कांसेप्ट बताया था, समसूत्री और अर्धसूत्री में क्या अंतर होता है, मैंने आपको बताया था, याद है? याद करिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक कोशिका है जिसमें 46 गुणसूत्र हैं, और इन 46 गुणसूत्र में जोड़े के रूप में है या नहीं है? कुछ समजात गुणसूत्र, वर्ड याद आ रहा है? समजात गुणसूत्र, पहला मम्मी का गुणसूत्र पापा का, दोनों मिल रहे हैं यहां पर इस कोशिका में। गुणसूत्र दूसरा मम्मी का गुणसूत्र दूसरा पापा का, दोनों मिल रहे हैं यहां पर। लेकिन जरा सोचिए, इसमें जब विभाजन हो गया, यहां पर जो, ध्यान से सोचिए, यहां पर ये जो कोशिका बनी है संतति कोशिका, इनमें गुणसूत्रों की संख्या हो गई है आधी। क्या हो गई है? आधी। यानी यहां पर अब गुणसूत्र पहला मान लेते हैं मम्मी का है, तो पापा का यहां नहीं मिलेगा, पापा का यहां मिलेगा। गुणसूत्रों की संख्या क्या कर दी है? आधी कर दी है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जिनको ये चीज समझ में नहीं आई है, कृपया करके लेक्चर देखो, नहीं तो नहीं आने वाला है समझ में। इसलिए मैंने आज आते ही पहले बोल दिया था लेक्चर में, क्या आपकी पुरानी चीजें अगर नहीं पढ़ी है तो नहीं आने वाला है समझ में। तो बस याद करिए उस दिन की बात, जिस दिन आज से 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, जब मैंने इस चैप्टर का कांसेप्ट बताया था और ये बोला था कि कैसे समसूत्री अर्धसूत्री से अलग होता है, कैसे समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या समान रह जाती है, कैसे अर्धसूत्री में हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। तो याद करिए, समजात गुणसूत्र एक साथ लगा दिए थे किसमें? समसूत्री में, लेकिन अर्धसूत्री में ऊपर नीचे लगाए थे। और जब विभाजन कराया था तो पूरा का पूरा गुणसूत्र आपने कोशिका के अंदर पहुंचा दिया था, अर्धगुणसूत्र नहीं थे। तो मेरे भाई जरा जल्दी से मुझे बताएं, यहां पर इस कोशिका में, इस संतति कोशिका में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, यहां पर अर्धगुणसूत्र मिलेगा कि पूर्ण गुणसूत्र मिलेगा? पूर्ण गुणसूत्र मिलेगा, गुणसूत्र नहीं टूटेगा, याद करिए बताया था। लेकिन यही चीज अगर मैं यहां पर देखूं, समसूत्री विभाजन में जब विभाजन हो जाता है, जब एम अवस्था हो जाती है, थोड़ा सा तुलना करो, देखो यहां पर एम अवस्था में एक कोशिका से दो बनी, अब इन दोनों कोशिका में सोचो अर्धगुणसूत्र मिल रहा है। लेकिन यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये कोशिका में एम की जगह हमने क्या लिखा? M1, मियोसिस फर्स्ट हुआ। जो कोशिकाएं बनी है उनके अंदर क्या मिला? पूर्ण गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र नहीं टूटा ना मेरे भाई, नहीं टूटा, पूरा का पूरा उठाकर विपरीत ध्रुवों पर ले जाया गया है। आएगा, ये चीज भी आएगी बाद में, फिर से समझाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, ये दोनों हैं क्या? आपकी संतति कोशिकाएं जो अगुणित हैं, जिनमें गुणसूत्र की संख्या कर दी है हाफ। अब आप मुझे बताएं, इनके अंदर अगर पूर्ण गुणसूत्र मिल रहा है, क्या मिल रहा है? पूर्ण गुणसूत्र मिल रहा है। तो प्रभु जरा देखना, इस कोशिका में अर्धगुणसूत्र था, इस अर्धगुणसूत्र को हमने पूरा किया था कौन सी अवस्था में? एस अवस्था में, रेप्लिकेशन, अनुलिपीकरण कराकर। अब आप मुझे बताना, यह है आपकी क्या? संतति कोशिका, इसमें पूर्ण गुणसूत्र है कि अर्ध है? आप बोलिए सर पूर्ण है, तो क्या अनुलिपीकरण कराने की जरूरत है क्या? है क्या? नहीं है ना। तो याद रखना, ये दोनों कोशिकाएं अब कौन सी अवस्था में जाएंगी? जीवन। और फिर जरा सोचिए इसके बाद कौन सी अवस्था में जाएगी? जल्दी से सोचो, जीवन के बाद कौन सी अवस्था में जाएगी प्यारे बच्चों? क्या एस अवस्था होगी कि नहीं होगी? यहां पर पूर्ण गुणसूत्र है,
यहां पर जब समसूत्री विभाजन हुआ था तो जो संतति कोशिकाएं बनी थी उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान थी, मात्रा अधिक, ये अर्ध गुणसूत्र है, आधे गुणसूत्र नहीं, अर्ध गुणसूत्र, गुणसूत्रों की मात्रा अधिक कर दी है। यहां पर 46 क्रोमोसोम है, यहां पर भी क्रोमोसोम 46 है, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम पूरा था, यहां पर आधा है, आधा है मात्रा में। उस आधी मात्रा को हमने पूरा किया था किसमें? एस अवस्था में। अब खुद सोचो, संतति कोशिका में अगर आधी मात्रा में है गुणसूत्र तो उसको पूरा करने के लिए एस अवस्था की जरूरत थी, तभी तो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये कोशिका जिसमें आपने विभाजन कर दिया और विभाजन करने के बाद जो संतति कोशिका बनी उसमें आधा मात्रा नहीं है, पूरी मात्रा है। यहां पर भी पूरी और इसके अंदर भी, दोनों के अंदर पूरी है। तो 46 में से 23 इसमें चलेगा गुणसूत्र, 23 इसमें चलेगा, पूरे के पूरे चलेगा, पूर्ण गुणसूत्र है। अगर पूर्ण है, आधे थे तो पूरा करने के लिए ऐसा अवस्था थी। जब ऑलरेडी पूरे हैं तो ऐसा अवस्था लाकर और बढ़ाऊंगा क्या? नहीं। तो जीवन के बाद सीधा आएगी G2, एस अवस्था नहीं आएगी मेरे भाई। याद रखना, ऐसी अवस्था जो है, ध्यान से सुनना, ऐसी अवस्था जो है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, जिसमें सिर्फ जीवन और G2 है, ठीक है। और ये कोशिका जो, ध्यान से देखना, ये कोशिका वृद्धि कर लेगी, ये दोनों कोशिकाएं वृद्धि कर लेंगी, आकार में हो जाएंगी बड़ी। एक दिखा रहा हूं इनमें से, दूसरी भी बड़ी हो जाएगी। गुणसूत्र कितने रहेंगे बेटा? 23 ही रहेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, वहां पर हमने क्या देखा था? याद करिए, वहां पर हमने कोशिका जो संतति कोशिका बनी थी वो जीवन में जाती थी, रेस्ट में जाती थी, G2 में। उन तीनों अवस्थाओं को मिलाकर हमने क्या बोला था? अंतरावस्था बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना बेटा। इसको अंतरावस्था नहीं बोलते हैं, नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रख लेना, इसको हम बोलते हैं अंतरालावस्था। क्या नाम देते हैं? अंतरालावस्था, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वहां पर? याद करिए, इंग्लिश में अंतरावस्था को क्या बोलते हैं? इंटरफेज। इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या नाम देते हैं? इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में क्या फर्क था? सोचो, इंटरफेज में कहीं ना कहीं जीवन S G2 थी, इंटरकाइनेसिस में केवल जीवन और G2 है। वहां पर जीवन S G2 क्यों थी? क्योंकि यहां पर जो समसूत्री विभाजन जब हुआ था, समसूत्री विभाजन यानी एम अवस्था जब हुई थी, तो जो दो संतति कोशिकाएं थी उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या तो समान थी जनक के, लेकिन मात्रा आधी हो गई थी। उस मात्रा को बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए कौन सी अवस्था थी? एस अवस्था थी। अब हमने अर्धसूत्री विभाजन में देखा, ये कोशिका जिसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा हुआ, प्रथम हुआ। अब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है उसकी दो अवस्थाएं थी, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कराया, साइटोकाइनेसिस कराया, दो कोशिकाएं बनी है। ये दोनों जो हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या हो गई हाफ, लेकिन गुणसूत्र जो पहुंचे हैं वो पूरे पहुंचे हैं, हाफ नहीं पहुंचे। कितने पहुंचे हैं? संख्या जो है बेटा आधी हो गई है, आधी। इस कोशिका में 46 हैं, इसमें कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 23। इसमें कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 23 दिख रहे हैं ना। अब इसी चीज को बेटा, इसी चीज को मैं ना समसूत्री भी बनाकर दिखा देता हूं ताकि कंपैरिजन कर लो। देखो ये लो, ये कोशिका 46 और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो रहा है ना। कंफ्यूजन कोई बात नहीं, होएगा, हर चीज थोड़ा ना इजी होती है। 365 दिन हमेशा आसान तो नहीं रहते ना, किस दिन टफ भी आते हैं, किस दिन टॉपिक टफ भी आता है। जिंदगी हमेशा स्मूथ तो नहीं चलती ना, किस दिन रुकावटें भी आती हैं। तो उसी तरीके से टॉपिक भी कभी-कभी टफ आते हैं, तो समझाने के लिए मेरा काम है, दायित्व है उसको इजी करके बताना। लेकिन उसको पूरा पेशेंस के साथ जब आप सुनेंगे तब समझ में आएगा। ये कोशिका 46 गुणसूत्र बेटा, इसमें मैं समसूत्री करा रहा हूं। यहां से यहां तक की अवस्था क्या कहला रही है? एम अवस्था, ठीक है। माइटोसिस समसूत्री कहला रही है, ठीक है। समसूत्री विभाजन हुआ, यहां से यहां विभाजन नहीं दिख रहा तुम्हें, यहां से यहां तक दो कोशिकाएं नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, विभाजन नहीं हुआ। गुणसूत्रों की संख्या यहां पर भी 46 है, तो सम मतलब समान गुणसूत्रों की संख्या रही है, ऐसा विभाजन क्या कहला रहा है? समसूत्री। खत्म। ये हमने पढ़ा था, जिसमें कैरियोकाइनेसिस भी और साइटोकाइनेसिस भी है। क्लियर? तुलना करें यहां पर, ये कोशिका सिमिलरली ये कोशिका, इसमें भी 46, इसमें भी 46। इसमें जब पूरा हो गया कौन? समसूत्री विभाजन। लेकिन यहां पर जब हुआ समसूत्री नहीं, अर्धसूत्री पहला हो गया, तो दो कोशिका बनी, यहां पर 23, यहां पर 23 बेटा, इसमें 46, इसमें 46 नहीं दिख रहा आपको? देखो ना, इसमें गुणसूत्रों की संख्या है, यहां पर 46 है, इस पुत्री कोशिका में भी 46 है, यहां पर 46 है, लेकिन पुत्री कोशिका में 23 है, तो कहां आधी दिख रही है? यहां आधी हो रही है। संख्या यहां सेम है, संख्या 46 क्रोमोसोम यहां पर भी है, 46 क्रोमोसोम यहां पर भी है, लेकिन यहां पर जो क्रोमोसोम थे वो पूरे थे, यहां पर जो क्रोमोसोम है वो ऐसे है। आया समझ में? दिखाई दे रहा है? ऐसा है और यहां ऐसा है। अब ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटा यहां पर गुणसूत्र ये पहला था, ये भी पहला है, लेकिन ये अर्ध गुणसूत्र है क्योंकि इसकी मात्रा आधी हो गई। तो इसको हमने जीवन के बाद ऐसा अवस्था जब आई थी तो वापस से पूरा कर दिया। ये लो, किया कि नहीं किया? कर दिया था ना। लेकिन जरा सोचिए, यहां पर बेटा 23 है, यहां पर 46 थे, यहां भी 46, यहां भी 46, यहां पर 46 है, यहां 23 हो गए हैं। तो यहां पर जो गुणसूत्र जो थे वो आधे हो गए, आधे इसमें चले गए, आधे इसमें चले गए। अर्ध नहीं है, वो पूर्ण है। यहां पर कैसे थे? ये अर्ध गुणसूत्र थे। यहां पर कैसे थे? अर्ध गुणसूत्र थे। यहां पर पूर्ण गुणसूत्र है। अर्ध गुणसूत्रों से पूर्ण करने के लिए हम ऐसा अवस्था लाए थे। यहां पर पूर्ण गुणसूत्रों को क्या और पूर्ण करूं? ऑलरेडी पूर्ण है और पूरा करूं। जब ऑलरेडी पूरे हैं तो क्या ऐसा अवस्था लाऊंगा? नहीं लाऊंगा ना मेरे भाई। तो जीवन की बात सीधा क्या आएगी? G2 आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आपके मन में एक और प्रश्न होगा, सर यहां पर ऐसा अवस्था नहीं है, चलो समझ में आता है। सर वहां पर ना ऐसा अवस्था में तीन चीजें हुई थी। सर डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का अनुलिपीकरण हुआ था क्योंकि अर्ध गुणसूत्र था, तो एक और गुणसूत्र बनाना था, इसी का दूसरी कॉपी बनानी थी। चलो वो हुआ था ऐसा अवस्था में। यहां पर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पूरा, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन भी बना था। अब बेटा जब यहां पर ऑलरेडी पूरा है और हिस्टोन की जरूरत है नहीं, तो यहां पर ऐसा अवस्था नहीं है। इट मींस यहां पर ना ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ना ही हिस्टोन का निर्माण हो रहा है। डन। लेकिन एक और चीज हमने पढ़ी थी, तारक केंद्र, याद आ रहा है? तारक केंद्र का भी संश्लेषण निर्माण हुआ था किसमें? ऐसा अवस्था में। अब आप बोलिए सर यहां तो ऐसा अवस्था नहीं, तो तारक केंद्र का संश्लेषण करेंगे, तो वो याद रखना, तारक केंद्र का संश्लेषण इस अवस्था में हो जाता है। जो समसूत्री में कहां पर होता था? ऐसा अवस्था में होता था, वो यहां पर जीवन अवस्था में हो जाएगा। ये गहरी चीज थी जो नहीं दे रखी हमारी एनसीईआरटी में। अगर आपके पकड़ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ में आई तो छोड़ देना। लेकिन मेरा दायित्व था आपको बताना कि जब यहां पर ऐसा अवस्था थी तो तीन चीजें हो रही थी। यहां पर ऐसा अवस्था नहीं है तो उसमें से दो चीजों की तो जरूरत नहीं है क्योंकि गुणसूत्र ऑलरेडी पूरा है। डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं कराना, हिस्टोन प्रोटीन नहीं चाहिए। लेकिन तारक केंद्र कब बनेगा? तो भैया ऐसा अवस्था यहां पर तारक केंद्र ऐसा अवस्था में बना, यहां नहीं ऐसा अवस्था, तो जीवन अवस्था में बन जाता है क्या तारक केंद्र? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ जी, अब जरा सोचिए, ये जो कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी कर दी, इनको मैं बोलूंगा अगुणित। भाई 23 गुणसूत्रों का एक समूह था, अगुणित। ऐसे 23 गुणसूत्रों का एक समूह था, अगुणित था। अगुणित मिलकर द्विगुणित थे। अब यहां पर ये कोशिका अगुणित। अब जरा सोचिए, अगुणित कोशिका ने वृद्धि तो कर ली। देखो ये अगुणित कोशिका ने वृद्धि तो कर ली। अब आप मुझे बताना, इधर देखो,
ये कोशिका जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हो गया, दो कोशिकाएं बन गई हैं छोटी छोटी जिनके अंदर 23 गुणसूत्र थे। अब साहब इन्होंने बड़ी बड़ी हो गई हैं ये दोनों। चलो जी 23 गुणसूत्र, यहाँ 23 गुणसूत्र गया। बताइए यहीं तक तो चीज बताइए मैंने। ये कोशिका सब अगुणित बनाई, अगुणित बड़ी हो गई है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अब क्या होगा? सर यहां से यहां तक क्या कहला रहा था? मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री प्रथम जब हुआ, अर्धसूत्री प्रथम के बाद जो वृद्धि हुई उसमें ऐसा अवस्था नहीं थी, उसको हमने क्या बोला था? अंतरालावस्था यानी इंटरकाइनेसिस। ठीक है, अब साहब बड़ी हो गई, अब इनके अंदर क्या होगा? तो बाबूजी अब इनके अंदर ना होएगा वापस से विभाजन। देखो ये बनाई वाली कोशिका ऐसे ही वो दूसरी वाली भी होगी, दोनों आएंगी ना, इसमें भी 23 इसमें भी 23। ठीक है, ये संतति अगुणित कोशिका। अब इनमें वापस से क्या होगा? विभाजन होगा, वापस इन दोनों में विभाजन होगा। लेकिन अब की बार जो विभाजन होगा उसे मैं बोलूंगा मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री द्वितीय। ठीक है, और बाबू अर्धसूत्री द्वितीय ना जो, बेटा जी ध्यान से सुनना, मैं लाइन लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये अर्धसूत्री सेकंड जो होता है, इट इज इक्वल टू, ये बराबर होता है, ये समान होता है, ये सेम होता है, बिल्कुल हूबहू होता है, एकदम से एक जैसा होता है। किसके जैसा? समसूत्री विभाजन के जैसा। किसके जैसा बेटा? समसूत्री विभाजन के जैसा होता है। अब आप मुझे बताना, समसूत्री विभाजन के जैसा है तो यहां पर सोच समझकर आंसर देना। ये जो संतति कोशिका बनेंगी, सोचना सोचना, मैं प्रश्नों की बौछार करने वाला हूं। ये जो संतति कोशिका बनेंगी, ये जो संतति कोशिका बनेंगी, इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जनक के जितनी होगी, यानी आप बोलेंगे हाँ सर समसूत्री के जैसा है तो गुणसूत्रों की संख्या तो समान होगी। लेकिन प्रभु जरा जल्दी से मुझे बताएं, यहां पर गुणसूत्र पूर्ण था क्या? पूर्ण था। आप बोलिए सर पूर्ण था। अरे बाबा पूर्ण है, ये देखो 23 गुणसूत्र कैसे पूर्ण है? बस कोशिका ने वृद्धि करी, जरा सोचिए गुणसूत्र क्या है? पूर्ण है। अब जरा सोचिए, ये जब विभाजन करेंगे कौन सा? मियोसिस सेकंड, जो किसके जैसा है? समसूत्री के जैसा। आप मुझे बताएं यहां पर क्या आएंगे? अर्धगुणसूत्र, अर्धगुणसूत्र के पूर्ण गुणसूत्र। दिमाग लगाओ, घोड़े दौड़ाओ अपने दिमाग के। क्या होंगे ये? अर्धगुणसूत्र होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि समसूत्री विभाजन जब होता है तो जो कोशिका जिसमें होता है उससे जो संतति कोशिका बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या तो सेम रहती है, 23 यहाँ 23 यहाँ, लेकिन मात्रा आधी हो जाएगी। यानी यहाँ पर अर्धगुणसूत्र मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहे थे? पूर्ण मिल रहे थे। मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? क्योंकि यहाँ पर भी पूर्ण ही थे, इसलिए ऐसा अवस्था यहाँ नहीं थी। समझ में आया? क्लियर है बाबू? चले आगे। अब आप मुझे बता दो बस आखिरी चीज, ऐसे यहाँ पर भी बेटा ये कोशिकाएं होंगी 23 यहाँ 23 यहाँ। बच्चों जरा जल्दी से मुझे बताओ, ये चार जो कोशिकाएं बनी है ये अब क्या करेंगी? क्या करेंगी? जरा सोचिए। तो छोटी छोटी रहेंगी, बड़ी होंगी ना? बड़ी होंगी तो भैया जरा जल्दी से मुझे बताइए क्या करेंगे? कौन सी अवस्था में जाएंगी? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कौन सी अवस्था में जाएंगी? ये छोटी कोशिका जीवन में जाएगी? आप बोलेंगे हाँ सर ये जीवन में जाएगी। मैं बोलूंगा अरे वाह, जीवन के बाद किसमें जाएंगे? जल्दी ऐसा अवस्था आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी से सोचो। इसके बाद इस कोशिका में ऐसा अवस्था आएगी कि नहीं आएगी? सोचो, दिमाग लगाओ। आएगी, क्योंकि है अर्ध गुणसूत्र करना है पूरा, तो जीवन के बाद आएगी एस और फिर आएगी G2 और ये कोशिका हो जाएगी बड़ी। गुणसूत्र रहेंगे कितने? 23। गुणसूत्र तो 23 ही रहेंगे भैया, अर्ध थे बस पूर्ण हो जाएंगे। गुणसूत्र रहेंगे कितने? 23 रहेंगे। ये है आपका क्या? पूरा अर्धसूत्री विभाजन। ये है कंप्लीट आपका मियोसिस। इस पूरे विभाजन को बोला जाएगा बेटा जी क्या? अर्धसूत्री विभाजन। अब आप मुझे बताएं, क्या ये कहानी ऊपर से चीरती हुई निकल गई है? क्या आया? हल्का फुल्का सा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा 100% समझ में आया, कि आपको केवल 1% समझ में आया। 1%, केवल 1%। अगर 1% आ गया ना, 100% तब आएगा जब आप इस चीज को रिवाइज करेंगे। समझ में आया? तो ये थी मेन कंसेप्ट किसका? मियोसिस का। ठीक है, चलें आगे। अब आगे चलते बेटा जी। अब ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, सारी चीजें आपने याद रखनी है। अब आप मुझे बताएंगे सोच समझकर। मैं यहाँ पर कुछ जो अर्धसूत्री विभाजन की जो हेडिंग लेकर आया था, क्या मुख्य विशेषता वो बतानी पड़ेगी ना? एनसीईआरटी है भैया, बतानी तो पड़ेगी। हाँ जी, देखिए क्या लिखा हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। बच्चों जरा सोचिए, लाइन समझ में आई आपको? क्या लिखा हुआ है कि पूरे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक का और कोशिका का विभाजन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो 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 देखो, यहां से यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये केंद्रक विभाजन हुआ, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, यानी पूरी कोशिका का विभाजन हुआ साहब। 2 कोशिका बन गई। एक बार केंद्रक का विभाजन हो गया, 2 केंद्रक बन गए, और फिर कोशिका का विभाजन हो गया, 2 कोशिका बन गई। यानी केंद्रक विभाजन कोशिका विभाजन एक बार हो गया। अब फिर उसके बाद ये जो 2 कोशिका, फिर वापस से इनमें क्या आएगा? केंद्रक का विभाजन और कोशिका। कितनी बार हुआ केंद्रक का विभाजन? टोटल 2 बार हुआ या नहीं हुआ? 2 बार। भाई 46 से 23 बनी है, फिर 23 से वापस 23 बनी है, खत्म। नहीं है समझ में आया ना भाई? 46 से 23 और फिर इनसे 23। सिंपल भाषा में आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। यहां से यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोशिका विभाजन नहीं दिखाई दे रहा। यहां से यहां देखो, यहां से यहां कोशिका विभाजन नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना? एक बार कोशिका विभाजन हुआ और केंद्र का विभाजन भी एक ही बार हुआ। जरा सोचिए, केंद्र में विभाजन करके 2 केंद्र बना दिए, ये कोशिका में विभाजन करके 2 कोशिका बना दिए, तो कितनी बार केंद्र का विभाजन हुआ? एक बार। कोशिका विभाजन कितनी बार हुआ? एक बार। लेकिन उसके बाद फिर वापस है। अब यहां से यहां केंद्र का विभाजन हुआ है, यहां पर भी केंद्र का विभाजन हुआ, तो ये अब कई बच्चे तो सर ये और ये तो 2 बार। अरे बाबू, ये भी अगुणित कोशिका, ये भी अगुणित कोशिका, दोनों में मिलाकर केंद्र का विभाजन हुआ, दोनों में मिलाकर कोशिका का विभाजन हुआ, तो टोटल कितनी बार हो गया? 2 बार केंद्र का विभाजन हो गया और 2 बार कोशिका का विभाजन हो गया। यानी कहीं ना कहीं मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, अर्धसूत्री प्रथम हुआ, अर्धसूत्री द्वितीय हुआ। इन विभाजनों को हमने ये बोला है। ठीक है, अब इस विभाजन में डीएनए की प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। कृपया करके मेरे भाई अगर इसको याद रख सकते हैं, डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चरण या एक चक्र पूरा होता है। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया है? जरा जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं? थोड़ा पीछे देख लीजिए। देखो सामने है तुम्हारे, सामने है तुम्हारे, यहां से यहां ये 2 अगुणित कोशिका बनी है। 2 अगुणित कोशिका में ऐसा अवस्था नहीं थी, लेकिन ये जो 2 अगुणित कोशिका जो बड़ी हो गई थी, फिर इनमें जो विभाजन हुआ समसूत्री के जैसा था। यानी यहां पर जो कोशिका बनी उनमें गुणसूत्रों की संख्या तो समान रहेगी, लेकिन मात्रा आधी हो जाएगी। अर्धगुणसूत्र आएंगे। अभी अर्धगुणसूत्रों को पूरा करने के लिए भैया ऐसा अवस्था, आप जरा सोचिए, पूरे अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा अवस्था एक बार आ रही है। आ रही है वो भी किसके बाद? मियोसिस सेकंड के बाद।
है ना, आ रही है ना। तो जरा सोचिए पूरे अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए का अनुलिपीकरण रेप्लिकेशन कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ कि नहीं हुआ? सोच समझ कर मुझे बताना, सिर्फ एक बार हुआ या नहीं हुआ? तो बस बेटा यही तो बात थी, यही तो बात की डीएनए का प्रतिकृति सिर्फ एक चक्र पूरा कर रहा है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये पहले ही विशेषता समझ में आई है? अब क्या होता है ना, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अब अगर मैं आपको वो चीज पहले ना समझाऊं, मैं आपको सीधा ये दिखा दूं, अब बोलूं इसमें ऐसे ऐसे ये फलाना ढिमका ये बनेगी क्या बात? घास तो नहीं काटूंगा ना, तरीके से पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट तो समझाऊंगा ना, एक एक चीज समझानी पड़ेगी तभी तो जाकर मजा आएगा, है ना। चल तो बेटा जी ये मेरे ख्याल से पहली विशेषता समझ में आ गई। दूसरी देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ ध्यान से देखना। एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री प्रथम अवस्था प्रारंभ होती है। अब ये ना बड़ी भारी लाइन है, अब ये लाइन हमारी एनसीईआरटी में है, लेकिन मैंने आपको बोला था कोई भी टीचर जब पढ़ाता है ना तो कभी भी ये नहीं बताता इससे पहले की चीज। मैंने आपको बताया ना कि जिस कोशिका में अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट होने वाला है उसमें उससे पहले क्या हुआ था। जरा सोचिए, इस कोशिका जिसमें अर्धसूत्री स्टार्ट होने वाला है, क्या ये कोशिका इस कोशिका से या इस कोशिका से बनाई गई थी? और ये कोशिका बेटा कहीं ना कहीं एस अवस्था में गई थी या नहीं गई थी? सोचो, गई या नहीं गई? फिर से सुनो, देखो ये एक जनक कोशिका, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ये एक जनक कोशिका जिससे बनी संतति कोशिका। संतति कोशिका एस अवस्था में गई क्यों? क्योंकि यहां पर थे अर्धगुणसूत्र। क्या मैं इसको जनक या पैतृक कोशिका बोल दूं? पैतृक, ये पैतृक कोशिका जिसने संतति कोशिका बनाई, ये संतति कोशिका एस अवस्था में गई क्योंकि इसके अंदर अर्धगुणसूत्र थे। एस अवस्था में जाने के बाद गुणसूत्र हो जाएंगे पूरे। अब इस कोशिका में होएगा क्या? अर्धसूत्री विभाजन। तो बालक वही चीज यहां पर इस लाइन में दे रखी है, क्या? पढ़ो पढ़ो, देखो एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्र। एस अवस्था कौन सी एस अवस्था मेरे भाई? ये वाली एस अवस्था की बात कर रहे हैं, ये वाली एस अवस्था। एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्र कैसे थे? अर्धगुणसूत्र थे, ठीक ना। जो एस अवस्था में, सुनना, जो एस अवस्था में ये जो एस अवस्था में जो पैतृक गुणसूत्र हैं वो है अर्धगुणसूत्र, जो एस अवस्था में जाकर पूर्ण हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये बोल सकता हूं सीधे शब्दों में, देखो ये कोशिका में जो गुणसूत्र है इसमें भी उतने ही है, तो इसके गुणसूत्र यानी पैतृक के गुणसूत्र जो एस अवस्था में जब आए थे तो कहीं ना कहीं पूरे हुए या नहीं हुए ना। उससे पहले ये जो छोटी कोशिका संतति बनी थी उसमें कैसे थे? अर्ध थे। उसी चीज को ना घुमा फिरा कर अजीब सी लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ है जो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आती। क्या लिखा हुआ है? एस अवस्था में, किसमें बेटा? एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद, यानी अर्धगुणसूत्र के पूर्ण बनने के बाद। समझ में आया? ये जो अर्धगुणसूत्र हैं इनकी क्या हो जाएगी? प्रतिकृति हो जाएगी। प्रतिकृति हो जाएगी तो पूरे बन जाएंगे। पूरे जब बन जाएंगे उसी के बाद ही तो आप मियोसिस चालू करेंगे, अर्धसूत्री चालू करेंगे। कौन सा? अर्धसूत्री प्रथम ही, तभी तो चालू होगा कि नहीं होगा। तो जरा सोचिए वही चीज जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आप इस कोशिका में अर्धसूत्री कब स्टार्ट करोगे? जब ये कोशिका में पूर्ण गुणसूत्र होंगे कि अर्धगुणसूत्र होंगे? पूर्ण होंगे। और पूर्ण कब होंगे? जब ये कोशिका जिस छोटी संतति कोशिका से बनी है, जब वो कोशिका एस अवस्था में जाएगी, उसके अर्धगुणसूत्र पूरे हो जाएंगे, तभी मियोसिस चालू होगा। इतनी सी बात क्लियर? दमादम दम समझ में आ गया? चलें आगे। चलिए और क्या विशेषता बेटा? ये दो तो मैंने आपको बता दी है। तीसरी और देख लेते हैं। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी, छोड़ देना, अभी पूरा थोड़ा होगा, बताऊंगा। ये क्या है? ये युगलन पुनर्योजन, ये क्या है बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ, अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, ये आपको समझ में आता है। अर्धसूत्री सेकंड जब पूरा हो जाता है तो कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 बनती हैं। कैसी? अगुणित कोशिकाएं। ये थी बेटा हमारी विशेषता है। किसकी बेटा? जरा जल्दी से सोचिए, किसकी विशेषता थी? अर्धसूत्री विभाजन की। ठीक है, अब एक और माथा चकराने वाली बात बताऊं मैं आपको। आइए देखिए, मियोसिस जो था यानी अर्धसूत्री विभाजन जो था बेटा, ये आपका 2 भागों में विभाजित था। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, यही था ना मेरे भाई? यही था ना? मियोसिस फर्स्ट जो था बेटा, विभाजन की बात कर रहा हूं, उसमें कैरियोकाइनेसिस में कितनी अवस्था होंगी? आप बोलेंगे सर 4। कौन कौन सी याद करिए? पूर्वावस्था प्रथम यानी प्रोफेज फर्स्ट, मध्यावस्था प्रथम यानी मेटाफेज फर्स्ट, पश्चावस्था प्रथम यानी एनाफेज फर्स्ट और अंत्यावस्था प्रथम यानी टीलोफेज फर्स्ट। सेम टू सेम यहां पर भी 4 अवस्थाएं होंगी, लेकिन क्या होगा? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। बस शब्दों का खेल है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है समझना, देखो माथा खोल जाएगा। क्या ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, इस पूरे अर्धसूत्री विभाजन में जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये सारी जितनी भी अवस्थाएं हैं, इनकी सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि ये खुद 5 अवस्थाओं से बनी होती है। कितनी अवस्थाओं से बनी हुई है मेरे भाई? 5 अवस्थाओं से। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, क्या प्रोफेज प्रथम या पूर्वावस्था प्रथम जो है ये खुद कितनी अवस्थाओं से बनी हुई है बेटा जी? 5 अवस्थाओं से। 5 अवस्थाओं से। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, यहां पर इंग्लिश में लिख देता हूं, वहां पर हिंदी में लिख दूंगा। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं। 5 अवस्थाएं हैं किसकी? याद करिए, वहां पर क्या हमने प्रोफेज को वापस से विभाजित किया था? गुणसूत्र विभाजन में नहीं, हमने सीधा पढ़ा था क्या गुणसूत्र जो होते हैं उनका निर्माण, हमने पढ़ा था क्रोमेटिन समूह को गुणसूत्र बना देता है, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, कोशिका अंग दिखाई देने बंद हो जाते हैं, केंद्र का आवरण खत्म हो जाता है, तारा केंद्र ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, तंतु निकालना स्टार्ट करते हैं। यही पढ़ा था हमने। यहां पर तो ऐसा अभी हमने देखा नहीं, हमने बोला ये प्रोफेज 1 जो है ये 5 अवस्थाओं से बनी हुई है। क्या नाम है बेटा जी? ध्यान से सुनना। सबसे पहला तनुपट। क्या नाम है बेटा जी? सबसे पहला तनुपट, जिसको हमने लैप्टोटीन बोला। फिर युग्मपट, जिसको हम जाइगोटीन बोलते हैं। ठीक,
तनुपट, युग्मपट, फिर स्थूलपट, स्थूलपट जिसको हम पैकेटीन बोलते हैं, और द्विपट डिप्लोटीन बोलते हैं, और लास्ट में पार गति क्रम जिसको हम डायाकाइनेसिस बोलते हैं। तो बच्चों ये है 5 अवस्थाएं, और हमें पढ़नी है क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं अब इस चैप्टर में क्या क्या रह गया है। अब ये चैप्टर सिर्फ एक लेक्चर का बचा है, मात्र एक लेक्चर का। आप जाएंगे क्यों सर सिर्फ एक लेक्चर का? मैं बोलूं हाँ, अगला जो लेक्चर होगा उसमें ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए क्या बचा है, देखिए हमें सिर्फ इस अध्याय में बस अब ये पढ़ना है। आप बोलेंगे ये नहीं पढ़ना, अरे बाबू कितनी बार पढ़ोगे समसूत्री विभाजन? मियोसिस सेकंड किसके जैसा है? किसके जैसा है मियोसिस सेकंड? समसूत्री विभाजन। पूरा नहीं पढ़ दिया। यहाँ की प्रोफेज सेकंड बिल्कुल समसूत्री की प्रोफेज जैसी, यहाँ की मेटाफेज सेकंड बिल्कुल समसूत्री की मेटाफेज की जैसी, यहाँ की एनाफेज सेकंड बिल्कुल सेम टू सेम समसूत्री की एनाफेज जैसी, यहाँ की टेलोफेज सेकंड वहाँ की बिल्कुल टेलोफेज की जैसी। बार बार पढ़ोगे क्या? एक ही तो चीज है, सेम टू सेम है। तो बेहतर ये रहेगा कि हम समसूत्री विभाजन पढ़ चुके उसको रिवाइज कर लेना ताकि ये समझ में आ जाए। बाकी इसमें बार बार रिवीजन की इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे अब सिर्फ और सिर्फ रह गया है ये। तो अब इसमें भी हमें क्या क्या पढ़ना, जरा सोचिए। ये अवस्था पढ़नी और इसकी भी 1 2 3 4 5, पहले तो ये 5 अवस्था पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, और खत्म हो जाएगा क्या हमारा चैप्टर। बताएं तो यहां तक की कहानी, ये अवस्थाएं बेटा याद नहीं होती है, इन्हें याद करना पड़ेगा। ट्रिक मैं आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, याद करने की बहुत सिंपल सी, अभी बता रहा बताऊंगा, समय आने दो सारी चीजें। आज जो पढ़ाया है इसका रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो बाबू ये चला जाएगा ऊपर से। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कृपया करके नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसको भी ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। ये 2 लेक्चर, एक तो आज का और एक जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं नीट में। ठीक है, तो बेटा जी आज जो पढ़ाया मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें आगे। तो बच्चों अब चलते हैं आगे और बात करते हैं जो आज हमने पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चों आज हमने पढ़ा है क्या, अर्धसूत्री विभाजन, उसका कांसेप्ट पढ़ा है। अर्धसूत्री विभाजन कितने भागों से बना होता है ये मैंने आपको बताया। अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी अवस्था में आपके गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है ये बताया, कि किसमें समसूत्री के जैसा होता है ये बता दिया है ना। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है उसकी जो 4 अवस्था है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, उसमें प्रोफेज 1 जो है पूर्व अवस्था प्रथम, जो वो फिर से 5 अवस्थाओं से बनी हुई है, नाम मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा है। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला आज का लेक्चर और आगे आने वाला जो लेक्चर जो होगा वो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, भूलना मत इस चीज को। चल तो बेटा जी अब समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड के अंत में कितनी अगुणित कोशिकाएं बनती हैं? अर्धसूत्री सेकंड के अंत के बाद में जब अर्धसूत्री सेकंड पूरा हो जाता है तो कितनी अगुणित कोशिकाएं बनती हैं? आंसर दीजिए। 2 4 8 16 कितनी बनती हैं? दूसरा प्रश्न बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, कौन सा अर्धसूत्री विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? अर्धसूत्री पहला, अर्धसूत्री दूसरा, या दोनों में हो जाती है, या कोई नहीं? जल्दी से सोच समझकर मुझे बताएं कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो गई थी, आधी हो गई थी। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था कि अर्धसूत्री सेकंड के अंत में कितनी अगुणित कोशिकाएं बनती हैं? अगुणित कोशिकाएं कितनी बनी थी? याद करिए अर्धसूत्री सेकंड जब पूरा हो गया था तो टोटल कितनी बनी थी? 4 नहीं बनी थी। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कितनी बनेगी? टोटल 4 बनेगी। और ये मैंने आपको लिखा हुआ भी दिखाया है, जो आपने बोला था ना एनसीईआरटी वाला, वो लिखी हुई चीज भी मैंने आपको दिखा दी। कितनी बनती है? 4 बनती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, किसमें? पहले में कि दूसरे में? अर्धसूत्री फर्स्ट में, अर्धसूत्री सेकंड में, दोनों में? सीधा सीधा अर्धसूत्री फर्स्ट जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है बेटा जी? आधी होती है। सेकंड में नहीं होती, क्यों? क्योंकि सेकंड किसके जैसा होता है? समसूत्री के जैसा, यानी उसमें तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तो भूल मत जाना, पहला जो होता है ना जिसमें 46 से 23 हुई थी, है ना? बाकी अर्धसूत्री सेकंड में तो 23 से 23 ही रही थी ना। आंसर क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री पहला। बताइए, सिंपल सा था, समझ में आ गया? सही किया आप सभी ने। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब होमवर्क मिलेगा आपको नीचे होमवर्क सेक्शन में बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे? कंप्लीट करेंगे हमारा अर्धसूत्री विभाजन, और इस अध्याय को भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।